इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब मतलब इस मुहाने पर पहुंच चुका है कि उसका कोई एक एग्जैक्ट अंजाम नजर नहीं आ रहा है। अभी दोनों के बीच का जो समझौता था युद्ध विराम का, वो भी खत्म हो चुका है। उसके बाद नरसंहार की थोड़ी थोड़ी खबरें आती रहती है, आए दिन इजराइल जो है हमला कर देता है। गजा में तबाही मची हुई है, जो इमारतें थी वो खंडर में बदल चुकी हैं। लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, करने को काम नहीं है, खाने को राशन नहीं है। और इसी बीच एक और स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से रिलीज होता है कि वो जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, उसकी जो कुछ ज़मीन है उसको वो सरकारी ज़मीन का दर्जा दे रहा है इजराइल, मतलब उस पर कब्जा कर रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे उनका लेवल है वेस्ट बैंक की ज़मीन का, ए, बी और सी। जो ए वाली ज़मीन है उस पर फिलिस्तीन की सरकार का कब्जा है, मतलब कंट्रोल है, वो उसको मैनेज करती है। जो बी लेवल की ज़मीन है उसको फिलिस्तीन और इजराइल दोनों मिलकर के मैनेज करते हैं। और जो सी लेवल की जो एरिया है, कैटेगरी है, उसको वो पूरा पूरा इजराइल के अंडर है। अब इसके बाद जो ज़मीन बचती है उस पर भी इजराइल कब्जा करने के लिए तैयारी में है। और इसके चलते इजराइल और जॉर्डन के बीच तनाव पैदा हो गया है। जॉर्डन की सरकार कुछ अलग तरह के चेतावनियां दे रही हैं। तो हमारे साथ अभी सचिन जी मौजूद हैं। सचिन जी, आप ये बताइए कि एग्जैक्टली ये पूरा मुद्दा क्या है और इसके चलते जॉर्डन किस तरह की स्थिति में फंस सकता है? देखिए, नेतन्याहू का जो पहला काम था कि हमास को न्यूट्रलाइज करना, याह्या सिनवार, हानिया जैसे बड़े लीडर को उसने ख़त्म कर दिया। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ताकि पूरे वेस्ट बैंक पर उसका कब्जा हो जाए। वेस्ट बैंक वही इलाका है जो जॉर्डन के करीब है माना जाए, जिससे इन्होंने 1967 के वॉर में 6 दिन के युद्ध में इन्होंने जॉर्डन से छीन लिया था। जॉर्डन को तभी से ये दुख मचा हुआ है कि भाई जो यरूशलेम का एरिया जहाँ अल अक्सा मस्जिद है, जिसका आज भी वो मेंटेन करती है, वो जो सबसे पाक मानी जाती है इस्लाम के लिए, एक तो वो हिस्सा और वेस्ट बैंक दोनों हिस्सा नेतन्याहू के कब्जे में है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो आप सी की बात कर रहे थे, एरिया सी की बात कर रहे थे, वहाँ 60% एरिया पर इजराइल ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। मतलब आप जैसे हमारे यहाँ SIR चल रहा है, उसी तरह वहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है। वहाँ पे इन फिलिस्तीनियों को बताना होगा कि ये हमारी ज़मीन है कि नहीं। और ये पूरा इतिहास पूरी दुनिया जानती है कि ये ना एरिया उनका था ना इनका है, ये तो UN चार्टर की तरह इनको दिया गया। और जो फिलिस्तीनी शुरू से रह रहे हैं उसमें से तो लाखों लोग का पहले ही नरसंहार हो चुका है। तब ये कागज़ कहाँ से ला कर देंगे? और जब ये कागज़ नहीं देंगे तो इजराइल सरकार का कहना है कि ये ज़मीन हो जाएगी स्टेट लैंड, यानी इजरायली सरकार के हाथ में ये ज़मीन। अब इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़मीन किसको दे दो, वाह, और क्या यूज़ करे उसका। वाजिब बात है, वो अपने इजरायली लोगों को ही देगी ज़मीन रखने के लिए। तो इस तरह से जो इजराइल इतने सालों से कोशिश में था कि उसकी डेमोग्राफी चेंज करे, जो इजरायली सेटलमेंट है वहाँ पे, जो इजरायली लोगों को बसाया गया ज़बरदस्ती, कि उनकी आबादी, कल को ये बात हो रही थी कि जनमत संग्रह क्यों ना करा लिया जाए। तो इजराइल इसी कोशिश में था कि एक इतनी बड़ी आबादी इजरायलियों की बन जाए कि कल को जनमत संग्रह हो तो उनके फेवर में इनके फेवर में हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी नेतन्याहू की। अब इसी को लेकर पूरी दुनिया के मुस्लिम देश भड़के हुए हैं, खासकर जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन को लग रहा है कि यहाँ से जो लोग भागेंगे तो वो सीमा पार कर जॉर्डन में जाएंगे। सीरिया कोई जाना नहीं चाहता। तो अब जॉर्डन के साथ दिक्कत ये है, अब जैसे आपको पता ही होगा कि जो लोग भाग कर गए थे जॉर्डन, वो लोग, उनमें कई तख्ता पलट की भी कोशिशें हुई थी। मतलब जो अरब के देश हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, तुर्की हो या दूसरे देश हो, उनके पास इलाका बहुत है। और क्योंकि बहुत सारा इलाका तो रेगिस्तान में पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उसको अलॉट कर सकते हैं। लेकिन उनको ये डर है कि कहीं जो वहाँ से लोग भाग रहे हैं वो उनकी सरकारों के लिए खतरा ना बन जाए। इजिप्ट ऐसा उदाहरण देख चुका है, जॉर्डन देख चुका है। तो आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी गजा के चलते इजराइल और ईरान के बीच तनाव पहले से है? तो अगर ये वेस्ट बैंक के इलाके पर भी इजराइल अपना कब्जा करता है तो क्या ईरान कुछ फ्रेश थ्रेट्स दे सकता है और ये एस्केलेशन US तक पहुंच सकता है? देखिए, US तो चाहता ही है कि उस पर इजराइल का कब्जा हो। ट्रंप ने कई बार वीडियो भी जारी किया कि हम गाज़ा को बिल्कुल डिफरेंट टाइप बना देंगे, वेस्टर्न बना देंगे। तो अमेरिका की पॉलिसी वही है कि भाई पहले बर्बाद करो फिर बसाओ। तो बर्बाद तो हो गया, अब बसाएगा कौन? अमेरिका बसाएगा, इजराइल बसाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जितने इस्लामिक देश हैं जो अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग समझते हैं, इतना 60 देश हैं, और ये बोलते हैं कि उन्होंने जब 1960 के दशक में उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को मिटा देंगे, नहीं तो वो हमें मिटा देगा। इन लोगों ने मिलकर वो इजराइल को नहीं मिटा पाए। लेकिन ये लोग जो फिलिस्तीन के जो जितने लोग हैं वाशिंदे, या तो आप उसके लिए कुछ बहुत बढ़िया बना दो जी, उनके रहने के वहाँ सेटलमेंट बना दो, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। ना आप उनको अपने पास रख रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप पैसा दे रहे हैं हमास को, इन संगठनों को दे रहे हैं जो कि बम ब्लास्ट करें, जिससे पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हो रही है। इनके बच्चे हथियार उठा रहे हैं। तो एक ये जो तरीका है, मतलब आप उसको समझिए कि एक तरह से वो कार्ड की तरह खेल रहे हैं फिलिस्तीनियों के साथ,
फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं मिल रहा, ना उनकी ज़मीन मिल रही है, ना उनको शांति मिल रही है, ना नौकरी, ना रोटी, ना रोजगार। वो इनकी हालत बहुत बुरी है और ये इस टर्मोइल के बीच में फंसा है फिलिस्तीन। अंत इसका कुछ नहीं है। मुश्किल उन लोगों को होगी जैसे जॉर्डन की आज भी हिम्मत नहीं कि वो इजराइल पर अटैक कर पाए, क्योंकि वो अटैक करेगा तो अमेरिका उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन जॉर्डन तो कहीं ना कहीं अमेरिका का एलाई है ना। तो लेकिन परेशानी तो इजराइल से हो रही है। अब अमेरिका के साथ इजराइल, अमेरिका के साथ जॉर्डन, तो अगर और इजराइल जो है अमेरिका के दम पर ही सारा उछलता है, तो अगर वो जॉर्डन को, इजराइल को तो पता ही है कि ये लोग भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, तो ये जॉर्डन ही जाएंगे। तो जॉर्डन की जो समस्या है उसका सॉल्यूशन कौन देगा? इजराइल कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। तो इजराइल तो चाहता ही है कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है इसी सब में उलझा रहे, और इजराइल को जगह भी तो चाहिए, छोटा सा देश है। अब आप देखिए जब ईरान ने वहाँ पे इतने सारे मिसाइल मारे थे, इनका आयरन डोम ने 4000 से ज़्यादा मिसाइलों को रोका, इसमें 1-2 मिसाइल भी अगर इजराइल में गिरता है तेल अवीव के पास, उससे बड़ी तबाही हो सकती है। हाँ, और कुछ एक मिसाइल्स गिरे भी थे, हाँ, कुछ ऐसे बिल्कुल, विजुअल्स आए थे। वो बाहर गिरे थे। लेकिन आप समझिए इजराइल तो बहुत छोटा देश है, उसमें ईरान के मुकाबले तो बहुत छोटा है। ईरान के 4 मिसाइल गिर जाएंगे तो इजराइल आधा तबाह हो जाएगा। तो ईरान जानता है इस बात को, ईरान भी इस मुद्दा को उठाए। ईरान के लिए कोई बड़ा यरूशलेम मुद्दा नहीं है, ईरान के लिए तो ये मुद्दा है जो इजराइल से उसकी पुरानी दुश्मनी है, वही रंजिश की वजह से वही सब कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे गेम में अमेरिका क्या करता है जी। अमेरिका देखिए चुपचाप ये सब देख रहा है और धीरे धीरे वो शह पर इजराइल को दे रहा है कि तुम जितनी कब्जा कर सकते हो जितनी ज़मीन पर कर लो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप मेरे और आपके बीच में लड़ाई हुई, अगर मैंने या आपने थोड़ी सी ज़मीन पर कब्जा कर ली तो उससे फिर हटाना बहुत सालों तक मुश्किल हो जाएगा जी। इजराइल पीछे हटेगा नहीं। ये तो देख लिया पहली बार जब इनका 6 डेज़ वॉर हुआ था। तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें जॉर्डन की तरफ है, और बाकी जो मुस्लिम देश हैं जैसे मिस्र जो सबसे पहले अपना दुश्मन मानता था, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ, तो वो करेंगे क्या? ये लोग बस चुपचाप तमाशा देखेंगे, और फिलिस्तीनी को जहाँ इनकी किस्मत जहाँ होगी उनको ले जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं, मतलब ऐसा लगता क्या है, तो सब लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो बोल हैं वो कुछ और हैं और अमेरिका की हरकत कुछ और है। वो अपने आप को डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का ठेकेदार बताता है। कहीं भी जहां उसका स्वार्थ निकलता होगा वहाँ वो ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे करके, डेमोक्रेसी की दुहाई दे करके तख्ता पलट करा देगा, राष्ट्रपतियों को अगवा कर लेगा, सरकारें पलट जाएंगी। और जहां असल में ज़रूरत होती है ग्राउंड पर, जहां वाकई बच्चे मर रहे हैं, लाखों लोग लगभग अब तक जो है, मतलब कुछ ऑफिशियल आंकड़ा 80 से 90 हज़ार के बीच है, लेकिन ये ऑफिशियल आंकड़ा है, असल नंबर्स इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो लाख लोग के आसपास मर चुके हैं। कितने सारे जो बच्चे पैदा ही नहीं हो पाए हैं। हमने देखा था IVF वाली वो जो पूरी सिस्टम था, वो बच्चे मतलब उन्होंने जीवन भी ढंग से नहीं पाया था, और उस समय उससे पहले ही वो एक मिसाइल अटैक में जो है सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार नोबेल प्राइज की और विश्व शांति की दुहाई देते हैं। अब ये सवाल अमेरिका के मुंह पे खड़ा हुआ है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक इंसानियत को आप दांव पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का फायदा होना चाहिए। पहले तबाह करवाइए, उसके बाद टेंडर निकालिए, जैसे यूक्रेन में कर रहे हैं कि यूक्रेन को डेवलप हम ही करेंगे, गाजा को भी डेवलप हम करेंगे, और इस चक्कर में डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है और जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। फिलहाल आज वर्ल्ड वॉरियर में इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट इसका आउटकम क्या होने वाला है सिचुएशन का, इजराइल और वेस्ट बैंक वाली सिचुएशन का? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। देखते रहिए कड़ा। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है सचिन। धन्यवाद।